गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनंत फेथ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका बच्चों फिर से स्वागत है। बच्चों, नवोदय का मैथ सिलेबस में हम इससे पिछला जो चैप्टर है फ्रैक्शन उसको कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट चैप्टर है गुणनखंड, फैक्टर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। गुणनखंड किसे कहते हैं? सबसे पहले गुणनखंड की डेफिनेशन देखिए कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कोई आपको किस संख्या दी गई है क्वेश्चन में, आपसे उसका फैक्टर पूछेगा कि उसके गुणनखंड बताओ। तो जो आपको संख्या दी गई है उस संख्या में किस किस संख्या का भाग जाता है, जो आपको संख्या दी गई है वह संख्या किस किस संख्या से डिवाइड हो रही है, वो सभी संख्याएं उस दी गई संख्या की जो क्वेश्चन में दी गई है उसके फैक्टर कहलाएंगे। जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे एग्जांपल पर चलते हैं कि ये 6 का आपसे गुणनखंड पूछा है कि 6 का गुणनखंड क्या होगा। तो हमें क्या देखना है कि 6 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, वो सभी संख्याएं इस 6 का गुणनखंड होंगी, इस 6 के क्या होंगी? फैक्टर होंगी। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड में 6 में 1 का भाग जाता है, 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 6 में 3 का भी भाग जाता है, 6 में 4 का भाग नहीं जाता तो नहीं जा रहा तो हम नहीं लिखेंगे, 5 का भाग नहीं जाता तो 5 को भी नहीं लिखेंगे, 6 में 6 का भाग जाता है तो एक गुणनखंड ये हो। तो 6 में 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6। ये 6 के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ये भी कह सकता है कि 6 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, 6 के गुणनखंडों की संख्या बताइए कि 6 के कितने गुणनखंड हुए। तो कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4, 6 के 4 फैक्टर हुए। तो 6 के गुणनखंडों की संख्या, फैक्टर की संख्या कितनी होगी? 4। अगर आपसे संख्या पूछता है तो संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 9। 9 के फैक्टर देखते हैं तो 9 में 1 का भाग जाता है, 3 का जाता है और 9 स्वयं जो स्वयं संख्या है, 9 खुद है तो 9 में 9 का भाग जाएगा, तो 9 का भाग जाता है। तो 9 के फैक्टर क्या क्या हुए? 1 3 और 9। और फैक्टर की संख्या पूछे आपसे तो कितनी होगी? 1 2 3। गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 3। इसके अलावा 29 पर चलते हैं। 29 29 के गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो 29 में 1 का भाग जाता है और 29 स्वयं स्वयं जो संख्या है, जो खुद जो संख्या है उसका भाग जा रहा है। इसके अलावा 29 में किसी का भी भाग नहीं जाता, क्योंकि 29 में भाग क्यों नहीं जाता? 29 एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में स्वयं और 1 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। ठीक है, तो 29 के दो फैक्टर होंगे, 1 और स्वयं संख्या जो है वो। नेक्स्ट 52 के गुणनखंड की बात करते हैं तो 52 में 1 का जाता है, 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 13 का भी जा रहा है, 26 का भी जा रहा है, और 52 स्वयं जो संख्या है, 52 स्वयं उसका तो जाएगा ही, स्वयं जो संख्या है उसका भाग है। ठीक है, तो 52 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6। कितनी होगी संख्या पूछे तो आपसे? 6 हो जाएगी इनकी संख्या। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कॉमन क्या बात है? एक तो 1 1 1 सब में आ रहा है, तो आप याद रखना कि कोई भी संख्या का गुणनखंड 1 तो जरूर होता है। ये आपसे डायरेक्ट थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी संख्या का गुणनखंड होता है तो 1 तो होता ही होता है, 1 जरूर है। और इसके अलावा जो संख्या 6 थी, 6 का 6 गुणनखंड हुआ, 9 थी, 9 का 9 गुणनखंड है, 29 है, 29 का 29 भी गुणनखंड है, और 52 है, इसका गुणनखंड 52 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या का गुणनखंड फैक्टर 1 और स्वयं जो संख्या है, और स्वयं जो खुद जो संख्या आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो, और 1, ये दो गुणनखंड तो जरूर होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे 29 में देखें तो 29 का 1 है गुणनखंड, और 29 जो संख्या स्वयं है, 2 हो गए कि नहीं? दोनों को करें तो कितने हुए? इनकी संख्या देखें तो 1 और 1 2, तो ये गुणनखंड होंगे ही होंगे। खुद 1 और स्वयं संख्या फैक्टर होते ही होते हैं किसी भी संख्या के। ठीक है,
तो अब किसी भी संख्या के कम से कम कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो कम से कम तो 2 हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। तो किसी भी संख्या के कम से कम कितने फैक्टर हो सकते हैं? कम से कम 2 फैक्टर हो सकते हैं। क्या? एक तो 1 होगा, क्योंकि 1 का भाग सब में जाता है, और एक जो स्वयं संख्या है वो होगी। तो कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। तो ये आपसे थ्योरी के रूप में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसी भी संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? तो किसी भी संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है। और इसके अलावा यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। एक है जो सब संख्याओं का, जो दी गई आपको संख्या देगा, उन सभी संख्याओं का एक तो गुणनखंड होगा ही होगा, एक। ठीक है। इसके अलावा जो स्वयं संख्या है वो भी अपनी खुद की एक फैक्टर होती है, अपना खुद का एक गुणनखंड होती है। जैसे 15 है, मान लीजिए मैं आपको कहूं 15 है, तो 15 में 15 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, तो 15 का गुणनखंड 15 तो होगा ही होगा। इसके अलावा एक होगा, और किसी भी संख्या का भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं 1 और 15 ये तो होंगे ही होंगे। ठीक है। तो ये याद रखना है, किसी भी संख्या का एक और स्वयं संख्या तो फैक्टर होती ही होती है, और कम से कम 2 फैक्टर होते हैं संख्या के। राइट। नेक्स्ट चलते हैं। फैक्टर के लिए क्या करना है? हमको भाग देकर देखना है कि जिस जिस संख्या का भाग जाएगा वो संख्या लिखनी है हमें। ठीक है। तो भाग देकर देखेंगे, वो होंगे फैक्टर। इससे अगला आता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ फैक्टर, कॉमन फैक्टर। आपसे कॉमन फैक्टर पूछ रहा है कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर के लिए भी वही, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। अब कॉमन फैक्टर किस में निकालेंगे? कम से कम 2 संख्याएं दी होनी चाहिए क्वेश्चन में, कम से कम 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, तो उनके कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको देखो ये एग्जांपल दे रखा है आपको 24 और 36 और 48, इनके कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है। तो पहले तो हम इन तीनों के फैक्टर निकालेंगे, तीनों के अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। जैसे 24 का फैक्टर निकाला, एक हो गया, एक तो जाएगा ही, एक का भाग, इसके अलावा 2 का जा रहा है, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का, और स्वयं जो संख्या 24 है उस 24 का भाग जा रहा है। ठीक है। ऐसे ही 36 में भाग दे देकर देखेंगे कि 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी, 6 का भी जा रहा है, 9 का भी, 12 का भी जाता है 36 में, 18 का भी जाता है, और 36 स्वयं का भी जाता है। ठीक है। तो आप रफ कॉपी में भी ऐसे भाग देकर देख सकते हैं कि 36 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है। कंप्लीट भाग जाना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए। कंप्लीट भाग जा रहा है वो संख्या यहां पर लिखी जाएंगी जिस संख्या का कंप्लीट रूप से भाग जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है 48। 48 के गुणनखंड में देखें तो हम 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 6, 8, 12, 16, 24 और 48, इन सभी के भाग जा रहे हैं। 48 स्वयं संख्या है, तो स्वयं संख्या का तो भाग जाएगा ही जाएगा लास्ट में, है ना। ठीक है। अब इनमें आपसे संख्या पूछे कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप बता सकते हो आराम से। 24 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गई। 36 में गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई। 9 बता दोगे। और 48 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगी। 48 में फैक्टर की संख्या कितनी आएगी? 10 आएगी। ठीक है। अब बात कर रहे थे हम कॉमन फैक्टर की, उभयनिष्ठ गुणनखंड की। तीनों के अलग अलग सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। निकाल लिए, तीनों के नंबर वाइज निकाल लिए। इसके बाद इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने। उभयनिष्ठ का मतलब जो इन तीनों में होना चाहिए। ये 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो तीनों में जो जो सेम संख्या है वो इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। तीनों में देखना है, सेम संख्या मिलनी चाहिए तीनों में, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। ऐसा नहीं कि 2 में तो सेम संख्या है और तीसरी में नहीं है तो उसे हम नहीं लेंगे। तीनों में कॉमन आनी चाहिए, तीनों में सेम संख्या है तो उसको हम लेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड में। देखो अब इन तीनों का एक साथ में उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल रहा हूं। देखो तीनों में एक इसमें भी है, एक इसमें भी, एक इसमें भी, तो एक इसका एक गुणनखंड हो गया ना, क्योंकि एक तीनों में है। इसके अलावा 2 भी है, 2 भी इसमें है और 2 भी इसमें है, तो 2 भी आ गया इसका गुणनखंड एक। इसके अलावा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, तीनों संख्याओं में है ना 3 3, तो 3 भी आ गया इसका कॉमन गुणनखंड। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 भी तीनों में है, तो 4 भी इसका कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन गुणनखंड हो गया। इसके अलावा देखो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, तो 6 भी एक इसका कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन गुणनखंड हो गया।
इसके अलावा देखो यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ पर भी 8 है नीचे वाली में, बीच वाली में 8 नहीं है। दो में मिल गया ना 8, ये मिल गया और ये मिल गया इसमें 8, लेकिन बीच वाली में 8 नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसको नहीं लेना है। अगर बीच वाले में इस संख्या में भी 8 होता तो हम 8 को ले लेते, राइट। तो तीनों में होना जरूरी है, तो 8 को छोड़ देंगे। अब इसमें 9 है, बीच वाली में 9 है, जबकि इन दोनों में 9 नहीं है, न तो इस नीचे वाली में 9, न ऊपर वाली लाइन में। यहाँ पर भी 9 नहीं है, 9 नहीं है, एक में ही है, तो 9 को भी नहीं लेंगे, ठीक है। जो तीनों में होगा वो ही लेना है, तीनों में। अब 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें है, 12 इसमें है, 12 इसमें, तो 12 को भी लेंगे। ये रहा 12, हो गया कॉमन फैक्टर। इसके अलावा यहाँ 24 है, लेकिन इसमें भी 24 है, पर इस बीच वाली संख्या में 24 नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये 12 तक के ये कंप्लीट क्या हो गए, इसके कॉमन फैक्टर हो गए। तो 24, 36 और 48 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उनके सिंपल गुणनखंड करो, एक एक लाइन में ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, फिर उनमें कॉमन देखेंगे कि तीनों में कौन कौन कॉमन आ रहे, वो संख्याएं लिखी, ठीक है। अब आपसे इसमें संख्या भी पूछ सकता है वही कि 24, 36 और 48 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताइए, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अब यहां पर क्या संख्या गिनोगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो कितनी होगी इनकी संख्या, 6 होगी। इसकी 24, 36 और 48 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। तो ये कार्य करना है आपको, इसको ध्यान रखना है फैक्टर को। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभी तक फैक्टर था, केवल फैक्टर, अब है प्राइम फैक्टर। देखो दोनों में डिफरेंस है, बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, फैक्टर को भी प्राइम फैक्टर की तरह ही निकाल लेते हैं, और वो आपका गलत हो जाता है। फैक्टर निकालना अलग है और प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका अलग होता है। फैक्टर में तो हमें जिस जिस संख्या का भाग जा रहा है वो सभी संख्याएं लिखनी होती है, जबकि प्राइम फैक्टर का तरीका ये अलग होता है, ध्यान रखना। तो प्राइम फैक्टर और फैक्टर दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो अभी पीछे से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अभी इसी में से देखें। मान लीजिए 24 है, इधर 24 के फैक्टर देखो, और मैं इधर प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूं, इसमें इस तरफ देखो, मैं 24 का प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूं। 24 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, तो कितनी बार, 12 बार। 24 में 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का जाएगा 2 6 की 12, फिर 2 का जाएगा 2 3 6, और फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3। अब यहां पर 24 है, इसके प्राइम फैक्टर आए बच्चों क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। प्राइम फैक्टर आपके सामने ये आए हैं, 1 2 3 4। प्राइम फैक्टर कितने आए 24 के, 4। जबकि इधर देखो, फैक्टर गिनो, फैक्टर कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फैक्टर आए 8। जबकि प्राइम फैक्टर कितने आए, 1 2 3 4, 4 ही आए। तो आया समझ में, फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग हैं, याद रखना। प्राइम फैक्टर ऐसे निकलेगा, और फैक्टर आपको बता दिया जिस जिस संख्या का भाग जाएगा उन सभी को लिखना, वो फैक्टर होगा। तो प्राइम फैक्टर देखो, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य है, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर है, उनके गुणनखंड ऐसे होंगे जो प्राइम नंबर होंगे। आप किसी में भी देख लेना, एक एग्जांपल ये रहा, एक एग्जांपल ये रहा, एक एग्जांपल ये रहा, तीनों में से ये चौथा एग्जांपल ये रहा, चारों में से आप देख लेना किसी भी संख्या का भाग आपस में नहीं जाएगा प्राइम फैक्टर का। जैसे यहां 2 है, दोनों में से कॉमन है, तो एक कोई भी 2 मानो, 2 और 13 में आपस में कभी भाग जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ 2 2 और 3 है, 2 और 3 देख लो अलग अलग, यही तो संख्या है, 2 और 3 का कभी भाग नहीं जाएगा, 2 का 3 में नहीं जाएगा। तो ये फैक्टर कैसे नहीं हुई, प्राइम वे। यहाँ पर जो संख्याएं आएंगी वो अभाज्य आएंगी। कैसी आएंगी, अभाज्य आएंगी। जैसे 2 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इधर भी 2 अभाज्य है और 3 भी कैसी है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। यहाँ जो आंसर आता है उसमें अभाज्य संख्याएं आती है, ठीक है, इसलिए ये प्राइम फैक्टर है। तो अभाज्य संख्या, प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, आपको जो संख्या दे दी जाएगी उसको इस प्रकार से लिखना है। जैसे ही 96 दे रखा है तो ऐसे लिख दो 96, और फिर इस प्रकार से लाइन खींचनी है, और इस संख्या में आपको भाग देना है, जिसका भाग जा रहा है उसका देना है। अब ये नहीं, वैसे नियम तो ये है कि सबसे छोटी संख्या का भाग दें, फिर बड़ी का, फिर उससे बड़ी का,
पर कई बार बच्चों से याद जो आ जाए भाग आप उसी का भाग दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहे कि छोटी संख्या का भाग देना शुरू करें। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमें पढ़ा था, वहां हमें याद है, तो इकाई अंक इसका है 6 और 6 इकाई अंक होने पर उसमें 2 का भाग जाता है। ठीक है, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाए गए थे, उससे आपसे गलती नहीं होगी। तो अब इसमें 2 का भाग जा रहा है तो दे सकते हैं, 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, एक शेषफल 16 हो गए 16 और 2 8 जा 16। फिर 2 का जा रहा है, 2 2 जा 4 और 8 में देंगे तो 2 4 जा 8। फिर 2 का जा रहा है बच्चों 12 बार। ठीक है, फिर 2 का जा रहा है 12 में 2 6 जा 12 और फिर 2 का जा रहा है तो 2 3 जा 6। और अब 3 में क्या 2 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो 3 में 3 का भाग दे लेंगे, 3 1 जा 3। इस प्रकार से भाग देना है। तो 96 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो ये रहे। अब दूसरी बात, एक गलती ये भी कर सकते हैं, इधर देखो मैंने गुणा का चिन्ह लगा के लिखा है, तो प्राइम फैक्टर गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे और फैक्टर कोमा लगाकर लिखेंगे, इसमें गुणा का चिन्ह मत लगा देना, आपका गलत हो जाएगा आंसर। राइट, तो फैक्टर में कभी भी गुणा का चिन्ह नहीं आएगा, प्राइम फैक्टर में हम गुणा मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर लिखेंगे। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 52 है, अब देख लो इसके भी प्राइम फैक्टर निकाले, तो 52 में सबसे पहले 2 का भाग गया 26 बार, फिर 2 का दिया 26 में तो 13 बार गया, और फिर 13 में किसी का भाग नहीं जा रहा, तो 13 में खुद 13 का भाग जा रहा है। और लिखेंगे कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 13, तो 2 गुणा 2 और गुणा 13, इस प्रकार से मल्टीप्लाई चिन्ह लगाकर लिखेंगे। अब इसमें आपसे संख्या भी पूछ सकता है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 96 के प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी है? प्राइम फैक्टरों की संख्या कितनी है? तो कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 हुई। कितनी हुई? 6। 52 के प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 हुई, 3 होती है। ठीक है, जबकि इधर भी 52 था, ये रहा 52, लेकिन 52 के फैक्टर कितने हुए थे? 1 2 3 4 5 6, फैक्टर 6 हुए थे, जबकि प्राइम फैक्टर कितने हुए हैं आपके सामने? 3 है। ये देखो 1 2 3, तो फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों में डिफरेंस समझ गए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आपको दे रखा है गुणज। गुणज होता है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब इसे हिंदी में अपवर्त्य भी बोलते हैं। देखो गुणज शब्द नहीं लिखा है तो हिंदी में अपवर्त्य भी लिखा आ सकता है। गुणज और अपवर्त्य एक ही बात है। गुणज का मतलब होता है किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना। क्या करना? मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं पूछूं कि 5 के गुणज क्या क्या है, तो 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, 7 से, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते जाओ, वो सभी उसके गुणज। एक प्रकार से मैं कहूं कि 5 की टेबल है, 5 के टेबल बोले तो वो उसके गुणज कहलाएंगे। किसके? 5 के, क्योंकि 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5, 2 से गुणा करूंगा तो 5 2 जा 10, 3 से करूंगा मल्टीप्लाई तो 5 3 जा 15, इस प्रकार से। तो गुणज का मतलब होता है किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना या उसकी टेबल के रूप में लिखना। ये लिख दिया, जैसे 5 के गुणज है तो पहले 1 से गुणा किया, 5 1 जा 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35। अब गुणज है वो अनंत तक चल सकते हैं, ये याद रखना। गुणज अनंत तक चल सकते हैं। करते जाओ मल्टीप्लाई 100 से, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1001 से, 1002 से, 10,000 से, 10,001, 10,002, मल्टीप्लाई अनंत तक करते जा सकते हैं। तो गुणज कितने, गुणजों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। थ्योरी के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुणजों की संख्या होती है अनंत। और फैक्टरों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, फिक्स होती है। प्राइम फैक्टरों की संख्या भी निश्चित होती है। देखो प्राइम फैक्टर यहां पर 3 है, 3 के अलावा कोई हुई नहीं, तो ये निश्चित है, फिक्स है। फैक्टर की बात करूं तो ये देखो लास्ट 48 में 48 वाला चेक करें तो 48 में 48 का ही भाग गया, इसके आगे कोई भाग जा रहा है? नहीं। तो फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों की संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है। ठीक है, ये ध्यान रहे, थ्योरी के रूप में पूछा जा सकता है कि फैक्टर और प्राइम फैक्टरों की संख्या होती है तो आप कहोगे निश्चित या फिक्स होती है, जबकि गुणजों की संख्या होती है इन्फिनिटी, अनंत होती है। गुणजों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है, कि आप किसी भी संख्या गुणा करते चले जाओ, अनंत तक गुणा करते जाओ। ठीक है, तो इन्फिनिटी होती है। उभयनिष्ठ गुणज, वही उभयनिष्ठ फैक्टर निकाले थे उसी प्रकार से उभयनिष्ठ गुणज निकालने हैं।
आपसे उभयनिष्ठ गुणज पूछा है 4 और 6 का, तो पहले 4 के टेबल लिख दो, फिर 6 के टेबल लिख दो, उसमें जो उभयनिष्ठ संख्या सेम दिख रही है वो उसके उभयनिष्ठ गुणज हो जाएंगे। जैसे 4 और 6 में सबसे पहले 4 यहाँ है, यहाँ 6 है, कॉमन नहीं आया, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ कॉमन नहीं आया, लेकिन यहाँ 12 और यहाँ भी 12 है, तो ये कॉमन आ गई। तो उभयनिष्ठ गुणज 4 और 6 का सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणज प्रथम। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4 और 6 का पहला उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है, तो सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणज है 12। आपके सामने ये रहा 12 सबसे पहला। फिर जो पहला उभयनिष्ठ गुणज निकाल लो आप, उसको फिर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, वो सभी उसके गुणज कहलाए। ये याद रखना है। अगर इससे आगे देखो आप कॉमन नहीं देखना चाहो तो आप क्या याद रखना, अब सबसे पहले तो 12 था, उसके बाद में 24 आएगा, ये लो 24 उभयनिष्ठ गुणज हुआ, उसके बाद 36 आएगा, ये रहा 36 उभयनिष्ठ गुणज, है कि नहीं। तो आपको याद क्या करना है, इसमें इतना ध्यान रखना है, सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणज निकाल लो। सबसे पहला क्या है 12, ये निकाल लिया, और फिर इसकी टेबल के रूप में सारे गुणज होंगे, वो ही इन दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणज कहलाए। 12 से अगले 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजू 60, इस प्रकार से चलेंगे। फिर तो पहला उभयनिष्ठ गुणज निकाल लेना और उसके फिर मल्टीप्लाई में लिख दो सारे, वो उसके उभयनिष्ठ गुणज कहलाए। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि उभयनिष्ठ प्रथम 5 उभयनिष्ठ गुणज बताओ, तो 5 में पहला तो हो गया 12, दूसरा 24, तीसरा 36, फिर चौथा 12 चौका 48 और पांचवा आ जाता 12 पंजू 60, क्या आ जाता 12 पंजू 60। तो ये याद रखना है। दूसरी बात, अगर उभयनिष्ठ गुणज इस प्रकार से आप लिखकर ये नहीं निकालना चाहते तो उभयनिष्ठ गुणज का दूसरा तरीका है, आप एलसीएम निकाल लेना। क्या? एलसीएम। एलसीएम एलसीएम निकालोगे तो वो भी उभयनिष्ठ गुणज कहलाएंगे। जैसे 4 और 6 का मैं एलसीएम निकालू तो 4,6 एलसीएम निकालूंगा, सबसे पहले 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4, 3 6 में जाएगा तो 2 तिया 6, फिर 2 का भाग दूंगा तो 2 एकम 2, 3 में जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा उसको सेम लिख दो, ठीक है, 3 का 3। अब आगे फिर 3 का, अब 3 में भाग चला जाए, ये 1 और 3 एकम 3, तो क्या आया, देखो एलसीएम इसका 2 गुणा 2 गुणा 3, क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, बोलो 12 आया नहीं। तो उभयनिष्ठ गुणज के लिए दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो संख्याएं दी गई है उनका डायरेक्ट एलसीएम निकालो, वो उभयनिष्ठ गुणज कहलाएगा। अगर इस प्रकार से पहाड़ा लिख करके आप नहीं देखना चाहते तो, ठीक है, और पहाड़ा इस प्रकार से लिखकर इसके गुणज लिखकर चेक करना चाहते हो तो भी सही है। और इसके अलावा दूसरा है एलसीएम निकाल लो उसका। क्या? एलसीएम। अब सबसे पहला एलसीएम 12 आया है, तो इन दोनों संख्याओं का सबसे पहला गुणज 12 ही होगा। सबसे पहला गुणज 12, फिर इससे आगे इसके गुणा में चलेंगे। अगला गुणज 12 दूनी 24, उससे अगला 12 तिये 36, उससे अगला 12 चौक 48, उससे अगला 12 पंजू 60, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन अब ऐसे पूछता है आपसे, एक तो कहेगा कि आप 5, जैसे मान लीजिए संख्या दे दी 8, मान लिया आपको कह दिया कि 8 के पहले 5 गुणज बताओ, तो 8 के पहले 5 गुणज, 8 को 5 बार गुणा कर देंगे, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजा 40, ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे कहे कि मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी 9 दे दी, तो आपको कह सकता है 9 के प्रथम 7 गुणजों का योग बताइए। 7 गुणजों का योग बताइए, योग मतलब जोड़ करना। तो आप 9 के पहले 7 गुणज लिखोगे, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंज 45, 9 6 की 54 और 9 7 63। और अब इन सभी का क्या करना है, योग करना है, ऐड करना है। अब रफ कॉपी में इन सभी को ऐड कर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्या पूछ सकता है कि आपको कोई दो या 3 संख्याएं दे देगा, 2 या 2 से अधिक संख्याएं दे देगा कोई भी, उसका उभयनिष्ठ गुणज पूछ सकता है। तो उभयनिष्ठ गुणज ऐसे निकाल लेंगे, आपको बता दिया, या फिर आप एलसीएम से निकालो तो और अच्छा है, उसमें इतने मल्टीप्लाई लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर पूछ सकता है 3। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है चौथे नंबर पर, कि आपको कहे कि 2 या 3 संख्याएं दे देगा, उसमें कहेगा कि इसके प्रथम 5 उभयनिष्ठ गुणजों का योग बताइए। पहले 5 उभयनिष्ठ गुणजों का, तो पहले तो 5 कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, और 5 कॉमन मल्टीपल्स निकालने के बाद उनका योग करेंगे। तो जैसे ये रहा पहले 5 मल्टीपल्स, ये हो गए ना फर्स्ट 5 मल्टीपल, अब इनको जोड़ दो, वो आंसर
ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये आपको कुछ नोट्स दे रखे हैं, ये थ्योरी के रूप में पूछे जाते हैं बच्चों, इनको अच्छे से याद कर लेना है। और याद क्या करना है, जो पीछे अभी पढ़ाया है उसी में से बने हुए नोट्स हैं। देखो, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। देखो यहां ये शब्द ध्यान रखना, ये एक तो गुणनखंड आएगा और एक इसके आगे लगा रहता है अभाज्य गुणनखंड। तो इस पर विशेष मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इन दोनों बातों पर विशेष ध्यान रखना है। बच्चे गलती कर देते हैं, ये गुणनखंड देखते हैं और सीधा प्राइम फैक्टर वाला आंसर निकाल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड वाला नहीं। ये दोनों को ध्यान रखना है, एक गुणनखंड और एक इसके आगे लगा मिलेगा अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना है आपको, दोनों को क्या रखना है, ध्यान, दोनों बातें अच्छे से ध्यान रखनी है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। प्रत्येक संख्या का क्या होता है गुणनखंड? एक तो जरूर होता ही होता है। तो प्रत्येक संख्या का, एवरी नंबर का जो फैक्टर है वो 1 होता ही होता है, क्योंकि एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है। तो ये आपका थ्योरी के रूप में राइट होगा। तो आपसे क्वेश्चन कैसे डालेगा कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, ऑप्शन में आ जाएगा 1, 3, 5 और 0, ये मान लीजिए ऑप्शन। तो आपका एक क्या होगा, आंसर राइट होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट है, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। अभी बताया था कि स्वयं जो संख्या है उसका तो भाग जाएगा ही जाएगा। जैसे ये देख लीजिए, ये रही आपके सामने, जैसे 24 था तो 24 का फैक्टर, गुणनखंड की ही बात हो रही है, 24 का भाग 24 में जा रहा है कि नहीं, तो 24 स्वयं संख्या 24 का फैक्टर है कि नहीं। 36 का फैक्टर हुआ कि नहीं, ये रहा 48 में 48 फैक्टर हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का फैक्टर, स्वयं का गुणनखंड होती है। नेक्स्ट है, किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या उसके बराबर होता है। अभी देखा था हमने, क्या 48 वाला भी, क्या 48 से बड़ा उसका फैक्टर गया गुणनखंड? नहीं गया। उसके बराबर कोई भी संख्या आपको दे रखी है, उसके बराबर होगी या उससे छोटा होगा। जैसे मैं मान लीजिए यहां 8 लिख रहा हूं, तो 8 के फैक्टर करूंगा, क्या आएगा? 1, 2 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है और किसका जा रहा है? 8 का जा रहा है। तो 8 का फैक्टर 8 से बड़ा हुआ? नहीं हुआ। तो ये याद रखना, किसी भी संख्या का फैक्टर जो स्वयं संख्या है, ये रही स्वयं संख्या 8, 8 से बड़ा नहीं होगा, 8 के बराबर हो सकता है या उससे छोटे हो सकते हैं। बिल्कुल 8 से छोटे है रहे आपके सामने फैक्टर, है कि नहीं। 8 से छोटा 4 रहा, 2 रहा, 1 रहा। ठीक है, तो किसी भी संख्या के जो फैक्टर है, गुणनखंड है, वो उस संख्या से, जो आपको संख्या दी गई है, उससे कभी भी बड़ा नहीं होता। तो क्या होता है, या तो उस संख्या से कम होगा या उस संख्या के बराबर। तो आपको ये क्वेश्चन में कैसे देगा कि किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है उस संख्या से बड़ा। ए ऑप्शन क्या आ गया, उस संख्या से बड़ा। बी ऑप्शन में दे देगा कि उस संख्या से छोटा। ठीक है, सी ऑप्शन में दे देगा उस संख्या से छोटा या बराबर, उस संख्या के छोटा या बराबर, और डी दे देगा आपको इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा कि उस संख्या से छोटा और उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। अभी बताया था कि प्रत्येक संख्या के गुणनखंड, फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों की ही संख्या क्या होती है? फिक्स होती है, निश्चित होती है। दोनों की संख्या फिक्स होती है। 8 के फिक्स हैं, 8 के 4 गुणनखंड हुए हैं, 1, 2, 3, 4, वे 1 नहीं 4। तो 8 के गुणनखंड कितने हुए? 4। तो ये फिक्स हैं, 4 से ज्यादा नहीं हुए। और प्राइम फैक्टर की बात करूं तो 8 के कितने हुए? शुरू में 2 का भाग दूंगा, 2 चौका 8, फिर 2 का दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 एकम 2। तो 8 के प्राइम फैक्टर कितने हुए? पी और एफ प्राइम फैक्टर कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और ये क्या थे? फैक्टर, फैक्टर ऑफ 8। तो फैक्टर तो कितने थे? 4, जबकि प्राइम फैक्टर कितने? 1, 2, 3। प्राइम फैक्टर है 3। तो आया समझ में कि फैक्टर और प्राइम फैक्टर तो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। जबकि अनिश्चित कौन होते हैं? मल्टीपल्स, गुणज। गुणज क्या होते हैं? अनंत होते हैं, वो फिक्स नहीं होते, इन्फिनिटी होते हैं गुणज। बाकी फैक्टर और प्राइम फैक्टर फिक्स होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, फैक्टर को कोमा लगा के लिखना है, प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा करके लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट
प्रत्येक प्राकृत संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है। ये आ गया आपके सामने गुणज। गुणज मतलब मल्टीपल्स, गुणज कहे या फिर यहां पर दूसरा शब्द क्या दे सकता है, अपवर्त्य। क्या दे सकता है, अपवर्त्य, कि प्रत्येक संख्या के अपवर्त्यों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। तो ऑप्शन में आपको अनंत मिलेगा वहां, तो अनंत आपका राइट है। ठीक है, इन्फिनिटी होती है किनकी, गुणजों की संख्या, जो मल्टीपल्स है उनकी संख्या, जबकि प्राइम फैक्टर और फैक्टर की संख्या फिक्स होती है। याद रखना, बार बार बता रहा हूं, प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होती है, गुणज होती है। बिल्कुल होती है, स्वयं संख्या का गुणज। जैसे 5 है, 5 के मैं मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 के गुणज लिखना शुरू करूंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहले 1 से गुणा करूंगा। तो 5 को 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करता चलूंगा अनंत तक। तो 5 का सबसे पहला गुणज क्या हुआ, 5 ही तो हुआ। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या हुई, गुणज हुई कि नहीं, 5 का गुणज 5 ही तो हुआ सबसे पहला। तो हर एक संख्या, जो एवरी नंबर है, प्रत्येक संख्या है वो स्वयं का इटसेल्फ, स्वयं का गुणज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ये तो गुणज वाली बात आ गई है, पीछे आपको फैक्टर वाली बात बताई। गुणज को तो ये याद रखना है कि गुणज है प्रत्येक संख्या को वो उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। इधर देख लो, ये 5 के गुणज निकाले मैंने, 5 का गुणज सबसे पहले 5 आया और फिर इससे बड़ा आ रहा है, सभी आ रहे हैं कि नहीं बड़े। तो 5 का गुणज 5 के बराबर है और इससे बड़ा है। तो गुणज क्या होते हैं, गुणज उस संख्या के बराबर होंगे या उस संख्या से बड़े होंगे। गुणज तो जो आपको दी गई संख्या उसके बराबर या उससे बड़े होंगे, जबकि गुणनखंड, ये आपको पीछे पढ़ाया था, गुणनखंड हमेशा उस संख्या के बराबर होंगे या उससे कम होंगे। फैक्टर तो संख्या आपको दे रखी है उसके बराबर हो सकता है और उससे कम होगा, कौन, फैक्टर। जबकि गुणज मल्टीपल्स है वो उस संख्या के बराबर भी होगा और उससे बड़ा होगा। तो बराबर तो दोनों में बातें आ रही, ये याद रखना, बराबर तो दोनों में आ रहा है, लेकिन एक में कम और एक में अधिक हो रहा है। तो मल्टीपल्स तो होते हैं ना गुणज, वो तो बराबर और उससे बड़े होंगे, जबकि फैक्टर्स होंगे जो बराबर और उससे कम होंगे, किससे, दी गई संख्या से। तो ये दोनों बातें याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कोई भी आपको बड़ी संख्या दे दी, उसके फैक्टर की संख्या कैसे ज्ञात करनी करते हैं, ये एक शॉर्ट तरीका आपको याद रखना है, क्योंकि आपको बड़ी संख्या दे सकता है। ये थोड़ी है कि छोटी संख्या दे जिसका आपसे गुणज पूछेगा, फैक्टर पूछेगा। ठीक है, तो आपको बड़ी संख्या भी दे सकता है। जैसे आपको दिया है कि 9800, 9800 9800 दिया है, 9800 इसके गुणनखंड पूछे हैं, गुणनखंडों की संख्या पूछी है, गुणनखंडी नहीं, इसकी संख्या पूछी है। क्या पूछी है, संख्या। तो इनकी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब 9800 के हम ये तो है नहीं कि हम भाग दे देकर देखें, अब भाग दे देकर देखेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ना। अब 9800 में कहां तक भाग देंगे, 2 का जा रहा है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इस प्रकार से लिखते जाएंगे तो वहां हमसे गलती हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा ये शॉर्ट तरीका है, ये बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है। हम इस 9800 के पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ये हमने इधर प्राइम फैक्टर कर दिया। 9800 में पहले 2 का भाग दिया, 4900 बार गया, फिर 2 का दिया 2450 बार गया, फिर 2 का दिया 1225 बार गया, फिर हमने 5 का दिया 245 बार, फिर 5 का दिया 49 बार गया, फिर 7 का दिया 7 बार गया और फिर 7 का 7 में 1 बार। ठीक है, हमने सबसे पहले इसके क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लेने हैं, प्राइम फैक्टर कर लिए। ये आपके सामने इन प्राइम फैक्टरों को कैसे लिखेंगे, गुणा का निशान लगाकर, ये आपके सामने प्राइम फैक्टरों को लिख दिया, हो गया। अब क्या करना है, अब इनको हम घात के रूप में बदल लेंगे। सेम संख्या एक बार है तो एक बार लिखो, 2 बार है तो उसको उसकी घात के रूप में लिख दो, 3 बार है तो भी घात के रूप में। जैसे 2 यहां कितनी बार है, 1 2 3, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर 1 पावर है, ये याद रखना। किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी पावर नहीं लिख रखी तो उसका मतलब है उसकी 1 पावर है। जैसे 7 लिखूं,
एक तो मैं 7 लिख दिया और एक मैंने लिख दिया 7 की पावर 3। तो मैं पूछूं बच्चों यहाँ 7 की पावर क्या क्या है, तो आप कहोगे कि सर 7 की पावर यहाँ तो 3 है, और फिर मैं इधर वाले से पूछूं कि यहाँ कहोगे सर यहाँ तो कोई पावर ही नहीं है। तो इस 7 के ऊपर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है, हमेशा याद रखना। अकेली कोई भी संख्या लिख दो, जैसे 18 है तो यहाँ पर 18 की पावर 1 है, ये याद रखना, ठीक है। तो किसी भी संख्या की पावर अगर नहीं दे रखी तो उसकी पावर को 1 मानना है, हमें कितनी मानना है, 1, एक मानना है, उसकी पावर 1 है। अब देखो इस 2 पर भी पावर नहीं लग रही, इस पर भी नहीं लग रही, इस पर भी नहीं लग रही, लेकिन इन सबकी पावर क्या क्या है, 1 1 है। और गुणा में याद रखना, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 1 तो ये रही, और 1 यहां से 2 और 1 यहां से कितनी हो गई, जुड़ करके 3 हो गई। 1 1 ये रही, 1 ये रही, 1 ये रही, तो 1 1 1 तीनों जुड़ करके 3 हो गई। तो इसको मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 3 लिख सकता हूं, लिख दिया। नेक्स्ट 5 की घात कितनी होगी, 1 और 1 2, तो 5 की घात 2 लिख दिया। और 7 की घात कितनी, 1 और 1 2, 7 की घात भी कितनी लिख दी, 2 लिख दी पावर। अब क्या करते हैं, अब याद रखना है, इतना कर लोगे इसके बाद क्या करना है, अब आपको जितनी पावर दे रखी है इन सभी की जो पावर है, घातें हैं, उन सभी घातों में एक एक जोड़ो अपनी तरफ से। अपनी तरफ से क्या करना है, एक एक जोड़ना है, अपनी तरफ से एक एक जोड़ो, और फिर उन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उन सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपके गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, इसकी फैक्टरों की संख्या जाएगी। प्राइम फैक्टरों की संख्या तो ये होगी आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7, प्राइम फैक्टरों की संख्या 7 होगी। अगर पूछता कि 9800 के प्राइम फैक्टरों की संख्या होगी, तो आप बता देते 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से प्राइम फैक्टर करके इनको गिन लो, वो इनकी संख्या जाएगी, 7 है, हो गई ना। जबकि फैक्टरों की संख्या तो अलग आएगी। फैक्टरों के लिए अब बता दिया आपको, जो पावर के रूप में बदल दिया, प्राइम फैक्टर को पावर के रूप में बदलो। अब इस पावर में, प्रत्येक पावर में एक एक अपनी तरफ से जोड़ो, अपनी तरफ से एक एक ऐड करो, और उनको क्या कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। जो आंसर होगा वो फैक्टरों की संख्या होगी, किसकी, फैक्टरों की संख्या होगी, गुणनखंडों की संख्या होगी। देखो यहां 3 पावर थी, 3 में 1 जोड़ो, जोड़ दिया। 2 पावर थी, 2 में 1 जोड़ दिया। फिर 2 पावर थी, 2 में अपने मन से 1 जोड़ दो, जोड़ दिया। अब पहले इनको जोड़ो, क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है, पहले कोष्टक सरल होता है, फिर ये चिन्ह मल्टीप्लाई का करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्यूशन करेंगे। तो 3 में 1 जोड़ो, 4 हो गई। यहां से देखें तो भी 3 में 1 पावर जोड़ी 4, 2 में 1 पावर जोड़ी 3, 2 में फिर 1 पावर जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 3। तो 4 3 और 3, अब इन तीनों का गुणा कर दो, ये हो गया 36। तो इस 9800 के जो फैक्टरों की संख्या आएगी वो 36 होगी, और प्राइम फैक्टरों की संख्या आपके सामने ये रहे 7 है। तो ये एक दूसरा तरीका शॉर्ट, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल यही बता देता हूं। देखो मान लीजिए यहां 48 है, 48 के आपसे फैक्टरों की संख्या पूछूं मैं, तो आप डायरेक्ट भाग देकर देखोगे कि 2 का भाग देंगे, 3 का, 4 का, वो तरीका लंबा रहेगा आपका। तो आपको क्या करना है, पहले एक बार बच्चों फैक्टर कर लो। 2 का भाग दिया 24, फिर 2 का दिया 12, फिर 2 का दिया क्या आया, 2 6 की 12, फिर 2 का दिया 2 2 2 तिया 6 3, और फिर 3 का देंगे 3 एकम 3, हो गया। अब देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, अब इनको पावर में बदलो, पहले 1 दुआ 2 दुआ 3 दुआ 4 दुआ, तो 2 की पावर कितनी, 4, और मल्टीप्लाई, एक अकेला क्या बच गया, 3 बच गया ना। अब 3 के ऊपर पावर नहीं है, तो इसका मतलब 1 पावर, ये आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी संख्या पर पावर नहीं है तो 1 मानना है कि इसकी उसकी पावर 1 है। अब मैंने क्या बताया, इसके बाद जो यहां पर पावर है उनमें 1 1 क्या करना है, जोड़ना है, और फिर उसको गुणा कर देना। 4 पावर है, 4 में 1 जोड़ो, 4 में 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 5। यहां 3 की पावर कितनी, 1, और 1 में 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 2। 1 में 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 2। और अब इन दोनों को गुणा करूंगा तो 5 दूनी क्या आया, 10। तो इस 48 के फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। यह आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन। क्या करके, प्राइम फैक्टर निकालो, उनको पावर के रूप में बदलो, और पावर को फिर 1 जोड़ो प्रत्येक पावर में, उसको गुणा कर दो। यह अब आई आपके सामने 10, किसके, 48 के। और अब पीछे देखो, हम चल रहे थे पीछे, आपको मैंने बताया भी था 48 के फैक्टर, ये आ जाओ गिन लो।
ऐसे भाग दे दे के देखेंगे कितनी देर लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ 10 संख्या आई कि नहीं फैक्टरों, बिल्कुल 10 आई। अब आप भाग देकर देखो, 6 का 2, फिर 7 का देंगे, 8 का देंगे, 9 का देंगे, 10 का देंगे, कितना टाइम लगेगा, बहुत अधिक टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर के रूप में बदलना है, फिर उनके जो प्राइम फैक्टर है उनको घात के रूप में बदलना है, किसके रूप में, पावर के रूप में। और फिर उस पावर में, प्रत्येक पावर में अपने मन से एक एक जोड़ो, प्रत्येक पावर में। जैसे मान लीजिए यहां पर 5 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 है, इस प्रकार कोई भी आ जाए तो आपको प्रत्येक पावर में एक एक जोड़ना है। ये नहीं कि एक में ही जोड़ दो, एक में नहीं, 2 में एक जोड़ो 3, इस 3 पावर में एक जोड़ो 4, और इस 2 पावर में एक जोड़ो, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, और इन सबको क्या करना है फिर मल्टीप्लाई, जो आंसर होगा वो फैक्टरों की संख्या है, राइट। तो इस प्रकार से करेंगे। अगर संख्या पूछेंगे आपसे, फैक्टरों की संख्या पूछे तो आप प्राइम फैक्टर वाला तरीका अपनाओगे तो बेस्ट रहेगा। और केवल फैक्टरों के फैक्टर पूछते हैं तो फैक्टर में तो आपको ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा। आपसे कहे कि मान ली 24 के फैक्टर बताओ, तो फैक्टर तो ये ही होंगे, तो ये कार्य करो। और फैक्टरों की संख्या पूछे तो प्राइम फैक्टर वाला कार्य करेंगे तो आसान रहेगा, टाइम बचेगा अपना। ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू।